है एवरीवन, माय नेम इज़ चंदन सिंह एंड आई एम मेंटोर ऑफ 1000 स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ब्रह्मास बैच की शुरुआत की थी, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस एनसीईआरटी के मैथ्स और साइंस को डिस्कस करने वाले थे। और उसी के क्रम में हम मैथ्स में आज चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। जहाँ तक वीडियो हो सकता है हम कोशिश करेंगे इसमें सॉल्व करने के लिए। बाकी का क्वेश्चन अगर कोई भी बच जाता है तो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको वापस से इस टेबल को डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा आज के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें होने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस की, या फिर एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके पास सिर्फ वन सोल्यूशन होता है उसके कंडीशन को देखेंगे। हमने बताया था कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसके पास कोफिशिएंट होते हैं a1 b1 c1 और एक होता है a2 b2 c2। उसी के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा इक्वेशन है इसके पास एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है जिसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, किसके पास नो सोल्यूशन होता है जिसको पैरेलल लाइंस कहते हैं, और किसके पास इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन होता है जिसको कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब हमने बताया था कि अगर कंपेयर करोगे कोफिशिएंट और पहला ही कंडीशन नॉट इक्वल हो जाए तो उस केस में एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। यानी एक लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो दूसरी लाइन एग्जैक्टली किसी एक पॉइंट पर टच करेगा। उसके लिए कंडीशन क्या है, तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको याद होना चाहिए कि ये क्या होता है। हमने बताया था कि ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसके पास एग्जैक्टली वन सोल्यूशन हो, एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना चाहिए, उसको कहते हैं साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अगर एटलीस्ट वन सोल्यूशन है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो सकती है या फिर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन के पास एक सोल्यूशन तो होगा ही ना, उसके अलावा भी बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। और एक बताया था इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट उसको कहते थे जिसके पास नो सोल्यूशन होता था। यानी कि हम इस केस को और इस केस को दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब एक चीज़ ध्यान देना है आपको, सिर्फ ये ध्यान देना है जिसका बाद वाला नॉट इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, उसके पास नो सोल्यूशन होगा और उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अगर पहला वाला नॉट इक्वल हो जाए तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंट, यानी एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। अगर आपने ये थ्योरी याद रखा है तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। अगर तीनों आपस में इक्वल हो गया तो उसको कहते हैं इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन, और इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन के पास एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा, इसीलिए इसको भी किस में कंसिडर करेंगे, कंसिस्टेंट में कंसिडर करेंगे। अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 and c1/c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो हमें ध्यान देना है कंसिस्टेंट के लिए ये दोनों नॉट इक्वल टू ज़ीरो होने चाहिए या फिर तीनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सॉरी, नॉट इक्वल ज़ीरो नहीं, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2 होना चाहिए, तब क्या होता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है। अगर तीनों आपस में इक्वल हो गए तो इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन हो गया। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट के लिए हमने कंडीशन बताया था कि b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो वो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन को होल्ड करता है। क्लियर है, अब इसी के बेसिस पे हमको डिस्कस करना है। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 7। अब इसको कंपेयर करोगे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो इक्वेशन क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा होता था a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। इसी दोनों को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद से हमारा a1 और a2 मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को कंपेयर करोगे इस हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा a1 की वैल्यू 3, ठीक है, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस में 5। अच्छा, ये माइनस में 5 कैसे आ गया, आपको पता है कि 5 को इधर ले जाओगे तो माइनस में 5 ही तो होगा। ठीक है, फिर a2 की वैल्यू मिलेगी 2
B2 की वैल्यू मिलेगी -3 और C2 की वैल्यू मिलेगी -7। अब हमारे पास आ चुका है सब कोफिशिएंट। ठीक है, अब A1/A2 कर लेते हैं। A1/A2 की वैल्यू करोगे तो ये हो जाएगा 3/2। फिर B1/B2 की वैल्यू करोगे तो ये होगा 2/-3। ठीक है, और C1/C2 करोगे तो ये हो जाएगा -5/-7। क्लियर है। सो यहाँ क्लियरली अगर हम इस कंडीशन को देखें A1/A2 और B1/B2 को, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इट मीन्स दैट इट हैज़ अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन तो यही पूछा था ना कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हमने बताया था कि जब ये वाली कंडीशन होती है यानी इट हैज़ नो सोल्यूशन, देन ये वाला जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। क्लियर है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो होनी ही चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। सेकेंड क्वेश्चन को देखें तो ये कह रहा है कि 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। अब इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया जाएगा तो यहाँ a1 की वैल्यू आएगी 2, b1 की वैल्यू आएगी -3 एंड c1 की वैल्यू आएगी -8। a2 की वैल्यू हो जाएगी 4, b2 -6 एंड c2 -9। अब यहाँ क्लियरली आप देख सकते होगे, अगर A1/A2 की वैल्यू अगर आप करते हो A1/A2 की वैल्यू तो ये होती है 2/4, जिसको सिंप्लीफाई करने पर 1/2 हो जाता है। फिर B1/ अगर B2 की वैल्यू करते हो तो ये होता है -3/-6, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। और C1/C2 की वैल्यू करोगे तो ये हो जाएगा -8/9। अब देखो फर्स्ट के A1 और A2 B1/B2 ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं 1/2 1/2, लेकिन बाद में जो B1/B2 और C1/C2 हैं ये दोनों इक्वल नहीं हैं। इसलिए हम सिंपली लिख सकते हैं कि B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। इट मीन्स दैट इट इज़ कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि 3/2x प्लस में 5/3y = 7 एंड 9x माइनस में 10y = 14। इसको बताना है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, तो इसको मैं इस साइड में कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए था, यहाँ पर 3 लिख कर करते हैं। सो यहाँ पे A1 की वैल्यू दिख रही है 3/2, B1 की वैल्यू दिख रही है 5/3 एंड C1 की वैल्यू दिख रही है -7। अगर A2 को कंपेयर किया जाएगा तो ये मिल रहा है आपको 9, B2 कंपेयर करने पे मिलेगा -10 एंड C2 कंपेयर करने पे मिलेगा -14। अब यहाँ पे रखते हैं A1/A2। A1/A2 करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 तो है ही ऑलरेडी, बाई में 9 हो जाएगा, जिसमें ये 1 टाइम्स कटेगा और ये 3 टाइम्स कटेगा, तो फाइनली हो जाएगा 1/6। अगर B1/B2 करते हो तो ये मिलेगा 5/3 और -10। क्लियर है, और ये फाइनली 5 से कटेगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 1/6। ओके, नेक्स्ट है C1/C2। इसको करोगे तो ये हो जाएगा -7/-14, दैट इज़ में 1/2। सो यहाँ पे A1/A2 की वैल्यू आई है 1/6 और B1/B2 की वैल्यू आई है -1/6, यानी कि फर्स्ट टर्म ही हमारा ये जो नॉन इक्वल हो गया, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू हो गया B1/B2, यानी कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसके पास एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो होगा, और वन सोल्यूशन होने के साथ साथ ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हो, शो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। चूँकि स्पेस नहीं है इसलिए मैंने लिख रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हो शो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज आर कंसिस्टेंट। क्लियर है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये कह रहा है कि 5x माइनस में 3y = 11 एंड माइनस में 10x प्लस में 6y = माइनस में 22। इसको कह रहा है बता दो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले हमको कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ से a1 की वैल्यू देखोगे तो ये हो जाएगा 5, b1 की वैल्यू देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3 एंड c1 की वैल्यू हो जाएगा माइनस में 11। a2 की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस में 10
B2 की वैल्यू हो जाएगा 6 एंड C2 की वैल्यू हो जाएगा प्लस में 22। ठीक है, ये प्लस में 22 क्यों? क्योंकि आपको पता है कि माइनस जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो प्लस में हो जाता है। अब यहाँ पे A1 अपॉन A2 को कर लेते हैं। A1 अपॉन A2 की वैल्यू हो जाएगी, ये सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ देख लो, इसको अपॉन में करोगे तो 5 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन 2। ऐसे ही अगर B1 अपॉन B2 की वैल्यू करते हो सो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में 1 अपॉन 2 एंड C1 अपॉन C2 की वैल्यू अगर करते हो तो ये हो जाएगी माइनस में 1 अपॉन 2। ठीक है, तो तीनों आप देख सकते होगे इक्वल हो गया है, तो फाइनली हम लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज़ इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तीनों इक्वल है, सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अच्छा, कंसिस्टेंट क्यों हुआ, यहाँ पे क्यों कंसिस्टेंट हो गया? क्योंकि इट हैज़ मेनी सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन में एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो होता ही है, और एटलीस्ट वन सोल्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या है? कंसिस्टेंट है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 4 अपॉन 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12। अब कह रहा है कि इसको बता दो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। सो सबसे पहले यहाँ भी हमको कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू आपको दिख रही होगी 4 अपॉन में 3, B1 की वैल्यू है 2 एंड C1 की वैल्यू है 8। ऐसे ही A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है 3 एंड C2 की वैल्यू है 12। यहाँ पर अगर हम A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 3 अपॉन में 2। फाइनली 2 से 4 2 टाइम्स कटेगा और ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3। ऐसे ही अगर B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालोगे तो ये भी हो जाएगा 2 अपॉन में 3 एंड C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 12। 4 से काटोगे 3 टाइम्स, 4 से काटोगे 2 टाइम्स, यानी ये भी हो गया 2 अपॉन में 3। यहाँ पे देख सकते होगे आप तीनों टर्म्स जो हैं वो इक्वल हो रहे हैं। तो तीनों टर्म्स इक्वल होने की वजह से यहाँ पर हम सिंपली कर सकते हैं दिस शोज दैट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। अब तीनों इक्वल हैं और तीनों इक्वल होने का मतलब है इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, और इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब है कि इट हैज़ कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते होगे सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किसका? क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमको बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसके सोल्यूशन को कैसे बताइए? ग्राफिकली बताइए, यानी कि ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये भी x प्लस में y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी दोनों इक्वेशन जो हैं वो सेम शो हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप चाहो तो इसको भी लेके चल सकते हो, और जो मैंने बताया है इसको भी आप लेके चल सकते हो, दोनों से आंसर आपका सेम आने वाला है। तो सबसे पहले हमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने के लिए हमको इन सब का रेशियो चाहिए। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू उठाकर यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कोफिशिएंट की बात करोगे तो यहाँ भी 1 कोफिशिएंट है, यहाँ भी 1 कोफिशिएंट है, यहाँ 2 है और 10 है। तो A1 की वैल्यू में अगर रखोगे तो सबसे पहले ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर B1 में रखोगे तो B1 में भी यहाँ 1 छुपा हुआ है तो ये हो जाएगा 1, और इस वाले टर्म्स में 2 छुपा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा 1/2। अब C1 की वैल्यू देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस में 5 और माइनस में 10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ तीनों जगह देख सकते हो तीनों इक्वल हैं। तीनों इक्वल कहने का मतलब है ये हो गया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू हो गया C1 अपॉन में C2। अब इसके पास इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन है। अब मेनी सोल्यूशन कहने का मतलब है ये जो इक्वेशन है वो कैसा हो गया? ये हो गया हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, अब ये भी कहा था कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन को निकाल दो। ठीक है, अब हमने सॉल्यूशन निकालने का भी तरीका बताया था कि आपको सबसे पहले ये 2 टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन टेबल के बेसिस पे ही हमको इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस टेबल की एनालिसिस कर लेते हैं। सो टेबल के एनालिसिस करने के लिए आपको चाहिए x और y की वैल्यू। अब देखो, जैसे यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं रख देता हूँ x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिल गई? 5 मिल गई।
फर्दर अगर हम x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो 1 को इधर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू को हमने 1 रखा है तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है। आप चाहो तो एक ही यहीं रुक सकते हो या फिर फर्दर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर x की वैल्यू को 2 रखोगे तो y की वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ 2 रखा तो यहाँ मिल गया 3। फर्दर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे आप तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या हो रहा था, ये तीनों इक्वेशन को फर्दर अगर हमने सिंप्लीफाई किया था तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5 हो जाएगा। तो सिंपली देखा जाए तो यही क्वेश्चन है ना, यानी इसको भी सब्सटीट्यूट करोगे तो सेम वैल्यू ये देना शुरू कर देगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप बताओ, अगर इसका ग्राफ खींचते हो दोनों वैल्यू सेम है तो ग्राफ भी तो सेम ही मिलेगा ना, यानी कोइंसाइड करेगा। बट इसको हमको क्या बताना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके बताना है। भले से इसका सोल्यूशन ये आएगा बट हमको इसको क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके बताना है। तो इस टेबल की ग्राफ के पास ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको लेके चलते हैं ग्राफ के। अब देखो, जैसे कि हमने पहले भी वीडियोज़ में बता रखा है कि ये पूरा 1 सेंटीमीटर का होता है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। तो हमने एक्स और वाई दोनों के लिए 0.5 सेंटीमीटर को हमने 1 यूनिट मान रखा है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर अगर हमको वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी है 5, तो x की 0 यानी इधर, y की 5 यानी ऊपर की तरफ। तो अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें, सो x की वैल्यू 0 करोगे यानी कि अभी ये इसी लाइन पे है, और y की वैल्यू 5 पे तो ऊपर चला जाएगा इस पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट यहाँ होगा और इसकी वैल्यू होगी 0,5। सेकेंड जो हमारा पॉइंट मिला है 1 4, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है। अब दोनों को कॉन्साइड करोगे तो वो दोनों यहाँ कॉन्साइड करेगा, यानी इस वाले पॉइंट को हम सिंपली कह सकते हैं 1, 4। थर्ड जो पॉइंट है वो है 2, 3। 2, 3 कहने का मतलब है x पे है 2 और y पे है 3, यानी ये दोनों आपस में यहाँ जाके कॉन्साइड करेंगे। तो इस वाले पॉइंट को हम कह सकते हैं 2, 3, ये वाला जो पॉइंट है। अब तीनों को मिलाते हुए अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन कुछ ऐसी जाएगी। सो ये था हमारा पहला डाटा के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ। अब सेकेंड डाटा भी चूँकि सेम है, यानी कि ये भी सारे पॉइंट्स जो होंगे वो इसी पे लाई करेंगे, तो इसको हम दूसरे अगर डॉट से बना दें तो सेम पॉइंट हमारा इसी पे लाई करेगा, और इससे भी जो हम लाइन पास करेंगे वो इसके ऊपर से कॉन्साइड होते हुए जाएगा। अब आपको ये पता है कि हर पॉइंट एक जगह पर कॉन्साइड हो रहा है, यानी इसके पास इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है। अब मैनी सोल्यूशन होने का मतलब है कि बहुत सारे पॉइंट्स पे इसके सोल्यूशन मिलेंगे, तो एटलीस्ट 3 सोल्यूशन तो आपको ये 3 वाले पॉइंट ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमारे क्वेश्चन में कहा था कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बता दो। अब डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस में 3y इज इक्वल टू 16। इसको डिस्कस करना है तो सबसे पहले इसमें कंपेयर करके हम वैल्यूज़ को देख लेते हैं। कंपेयर करने पर a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है -1 और b2 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू है -8 और c2 की वैल्यू है -16। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ देख सकते होगे पहला वाला 2 टर्म्स तो इक्वल है, लेकिन बाद वाले 2 टर्म्स इक्वल नहीं है, यानी कि जो हमारा b1/b2 है वो नॉट इक्वल है c1/c2। और ऐसा तभी होता है जब ये पैरेलल लाइंस होती हैं, यानी इट हैज़ नो सोल्यूशन। अब जब नो सोल्यूशन है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमको सिर्फ सोल्यूशन ग्राफिकली किसका बताना था, कंसिस्टेंट का सोल्यूशन बताना था, यानी ये क्वेश्चन जो है वो यहीं ख़त्म हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आप यहीं तक लिखोगे। क्लियर है? अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2x प्लस में y माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस में 2y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि इसको भी बता दो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले हमको कंपेयर करना पड़ेगा। सो कंपेयर करने पे a1 की वैल्यू है आपको यहाँ 2 दिख रही होगी और a2 की वैल्यू 4 है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू -2 है। ठीक है, c1 की वैल्यू है -6 और c2 की वैल्यू है -4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा +3/2 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों पहले वाला टर्म्स ही देख रहे होगे आप, नॉट इक्वल है, तो यानी कि यहाँ से लिख सकते होगे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अब पहला ही है, यानी कि इट हैज़ 1 सोल्यूशन, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, और 1 सोल्यूशन होने का मतलब है ये कैसा है, तो ये हमारा कंसिस्टेंट है। क्लियर है? अब कंसिस्टेंट है तो हमको क्या बताना होगा, इसके सोल्यूशन को ग्राफिकली बताना पड़ेगा। अब ग्राफ के लिए हमको क्या चाहिए, ये डाटा चाहिए दोनों अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। क्लियर है? तो इसमें हमको सबसे पहले बारी बारी से वैल्यू चाहिए होगी जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके।
अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू को हम 0 रख के देखते हैं। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, देन इसको शिफ्ट करोगे तो प्लस में 6 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। फिर x की वैल्यू को अगर यहाँ 1 रखेंगे तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ x की वैल्यू को 1 रखोगे तो 2 1 जा हो गया 2, और 2 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा -4। 4 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4। यानी कि x की वैल्यू को हमने जब 1 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। फर्दर अगर x की वैल्यू को 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 6 में से घटेगा तो 2 आ जाएगा, 2 को इधर भेजोगे तो प्लस में 2 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 2 रखा है तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई है, 2 आ गई है। ये था हमारा पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग डाटा। अब हमको सेम डाटा चाहिए इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ भी x की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, और 4 में से 4 गया 0, 0 को इधर ट्रांसफ़र करोगे, फिर 2 को ट्रांसफ़र करोगे तो ये 0 ही रह जाएगा। यानी x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू हो गई है 0। फर्दर अगर कोई और डाटा अगर रखना है तो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है 2, 2 को रखोगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और 4 में से 8 घटाओगे हो जाएगा 4, 4 को उधर भेजोगे तो हो जाएगा माइनस में 4, 2 से कटेगा 2 टाइम्स, यानी प्लस में 2 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू को अगर 2 रखा है तो y की वैल्यू आ गई है 2। फर्दर अगर x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। तो हमारे पास दोनों टेबल तैयार हो गया है, इसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमने स्केल को पुराना ही रखा है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में माना था, और ग्राफ को हमने यहाँ लाया, डाटा को यहाँ हमने रख दिया। इसी डाटा के अकॉर्डिंग हमको ग्राफ प्लॉट करना है। अब पहले डाटा के अकॉर्डिंग अगर x की वैल्यू को 0 रखनी है तो y की वैल्यू को 6 रखनी है। 0 का मतलब है ये x पे गया ही नहीं, y की वैल्यू 6 का मतलब यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमारा यहीं रह जाएगा। सो हमारा पहला पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे 0, में 6। ठीक है। सेकंड को अगर देखोगे तो सेकंड कह रहा है 1,4, यानी x पे 1 यहाँ, 4 पर ऊपर यहाँ। इन दोनों को आगे बढ़ाओगे तो वो कुछ इस पॉइंट पे जाके मैच करेगा। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 1, में 4। तीसरा पॉइंट है 2, में 2, यानी x पे 2 वैल्यू, y पे भी 2 वैल्यू, यानी ये इनको फर्दर आगे बढ़ाया जाएगा तो वो इस पॉइंट पे टच करेगा। यानी यहाँ वाला पॉइंट जो है वो है 2, में 2। अब फर्दर इसको मिलाते हुए अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन कुछ आपको ऐसे मिले, तो ये लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। ये था हमारा पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ। अब चलते हैं अपने दूसरे इक्वेशन के ग्राफ पर। सो यहाँ पर वैल्यू x की वैल्यू पहले 1 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू मैंने कहने का मतलब है यहाँ हो गया, y की वैल्यू 0 कहने का मतलब ऊपर गया ही नहीं, यानी इसी पॉइंट पे वो रह गया। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0, में 1, सॉरी 1, 0। सेकेंड कह रहा है कि 2, 2 कहने का मतलब है x पे भी 2, y पे भी 2, यानी इसी पॉइंट पे आएगा। तो यहाँ इसी पॉइंट पर हमारा एक और पॉइंट मिलेगा 2, 2 का। फिर थर्ड क्वेश्चन है 3, 4। 3 कहने का मतलब है यहाँ पर 3, और 4 कहने का मतलब है ऊपर। फर्दर इसको आगे बढ़ाएंगे तो वो इस पॉइंट पे जाके टच करेगा, यानी ये वाला पॉइंट जो है 3, 3 का है। तो यहाँ हम कर लेते हैं 3, में 3। फर्दर इस लाइन को अगर हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो हमारा लाइन जो है वो कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। और ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो आके एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो है 2, 2 का। ठीक है। यानी कि इसका जो सोल्यूशन है वो कौन सा है, 2, 2, यानी x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी क्या है, 2 है। क्लियर है। और हमारे क्वेश्चन में भी क्या था, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हमारी पहली वैल्यू इक्वल नहीं थी, यानी कि 1 सोल्यूशन था, और उस 1 सोल्यूशन में x की वैल्यू 2 आ गई है और y की वैल्यू भी 2 आ गई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफिकली सोल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x माइनस में 2y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस में 4y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। इसको भी बताना है तो सबसे पहले हमको कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर a1 की वैल्यू जो है वो है 2 और a2 की वैल्यू है 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। b1 की वैल्यू है माइनस में 2 और b2 की वैल्यू है माइनस में 4। इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 1/2। c1 की वैल्यू है माइनस में 2 और c2 की वैल्यू है माइनस में 5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2, 5। अब यहाँ पे ईजिली आप देख सकते होगे फर्स्ट वाला रेशियो जो है इक्वल है बट लास्ट वाला नॉट इक्वल है, यानी यहाँ सिंपली हम कह सकते हैं b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, और इसका मतलब है इट हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं। और कोई सोल्यूशन किसके पास होता है, जब इक्वेशन हमारा इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। और क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तभी ग्राफ के अकॉर्डिंग सोल्यूशन बताना है, नहीं तो छोड़ देना है। ठीक है, इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका सोल्यूशन ये रहा।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।